ड्रामा की शुरुआत में हमें पुरुष मुख्य किरदार यान दिखाया जाता है, जो 1938 के दौर में पहुंच गया है, जब कोरिया जापान का उपनिवेश हुआ करता था। हम देखते हैं कि सेना ने यान को पकड़ लिया है क्योंकि उन्हें लगता था कि यान ने ही स्टेशन पर बम फेंका था। लेकिन अचानक यान के फोन की रिंगटोन बजने लगती है, जिससे सब चौंक जाते हैं क्योंकि उस जमाने में मोबाइल फोन होते ही नहीं थे और उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। यान कहता है, मैं एक खास पत्थर की तलाश में हूँ जो मेरे लिए बहुत जरूरी है और इसी के लिए मैं एक दिन के लिए समय में पीछे आया हूँ। लेकिन जापानी सेना उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उस पर गोली चला देती है, जिसका यान पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी है। फिर यान पूरी सेना को हवा में उछाल देता है। आखिर में जब वो एक राइफल उठाकर गोली चलाता है तो वो सीधे रेंग की सिगरेट जाकर लगती है। यान उससे कहता है, तुम मेरे छोटे भाई हो और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन रंग उसे तोप से उड़ा देता है। फिर भी यान बिल्कुल ठीक रहता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन दोनों की लड़ाई का अंदाज इतना शानदार है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। इसके बाद सीजन 1 के कुछ दृश्य फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं। यान एक 9 पूंछ वाली लोमड्डी था जिसे एक लड़की से प्यार हो गया, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी और उसने अपने भाई रंग को हमेशा के लिए खो दिया। दरअसल हुआ यह था कि यान मुगी से लड़ते हुए मारा गया था और अपने भाई को बचाने के लिए रेंग ने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिससे यान वापस जी उठा गया और यान की शादी भी हो गई और उसकी पूरी जिंदगी उसकी चाहत के मुताबिक बीती। मरने से पहले रेंग ने अपने आखिरी वीडियो में कहा था, भाई हम जरूर फिर मिलेंगे। यान ने भी रंग को वापस लाने के लिए तैयार था। तालिपा उससे एक करार पर दस्तखत कराती है और कहती है, तुम्हें उन सभी बुरे लोगों और बुरी आत्माओं को मारना होगा जो जिंदगी में खलल डालते हैं और अच्छे लोगों को तकलीफ देते हैं। यान भी एक शर्त रखता है, जिस दिन मेरी मोहब्बत की मौत होगी उसी दिन मैं भी मर जाऊंगा और इस दुनिया को छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ परलोक के दफ्तर में एक रहस्यमय इंसान संरक्षक पत्थर चुरा लेता है। जैसे ही यान को इसका पता चलता है, वो तालिपा के पास पहुंचता है, जहां पता चलता है कि वो रहस्यमय इंसान किसी दूसरे समय में चला गया है। इसीलिए तालिपा यान को कुछ उधार का वक्त देती है और कहती है कि इस वक्त के अंदर संरक्षक पत्थर वापस लाओ, वरना तबाह हो जाएगा। फिर यान उसी 1938 के दौर में पहुंचता है जब कोरिया जापान का उपनिवेश हुआ करता था। वहां उसे सफेद नूडल्स मिलते हैं। इन्हें यहाँ देखकर वो बेहद चौंक जाता है। साथ ही उसकी मुलाकात उस रहस्यमय इंसान से भी होती है। दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और अचानक वो जापानियों के बीच जा गिरते हैं। यान की मुलाकात यूरी से भी होती है, जो यान पर एक डिब्बा फेंकती है जो फौरन फट जाता है और एक आदमी संरक्षक पत्थर लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद यान घोड़े पर सवार होकर उन चोरों का पीछा करता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि गोली लगने के बाद भी वो जिंदा था, मतलब वो कोई आम इंसान नहीं था। जब यान झोंपड़ी में पहुंचता है और जबरदस्ती पत्थर लेने लगता है तो वो आदमी अपने बॉस को फोन करता है, जो कि रंग है। यान उसे देखकर दंग रह जाता है। वो बहुत भावुक हो जाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में जिंदा हो। लेकिन रंग उल्टा उसे दूर धकेलने लगता है और कहता है, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे नफरत है। इसके बाद दोनों भाई बात करते हैं और यान उससे कहता है, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारी ठीक से परवरिश नहीं की, सब मेरी गलती है। दोनों साथ बैठकर खाने लगते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। रेंग एक शैतानी मुस्कान देता है। रेंग ने वो पेय नहीं पिया था, बल्कि उसे मुंह में छुपा लिया था और यान वहीं बेहोश हो जाता है। इस बीच शिंजू, जो यान का दाहिना हाथ है, वो भी यान के साथ दौड़ता हुआ 1938 के दौर में पहुंचता है और गलती से जापानी सेना के उस ट्रक में बैठ जाता है जो वहां से कोरियंस को कैदी बनाकर ले जा रहा था। सच्चाई पता चलने पर शिनजू उनसे लड़ता है और इसीलिए वो उसे बहुत मारते हैं। दूसरी तरफ यान होश में आता है और यही वो दृश्य था जो शुरुआत में हो रहा था। लेकिन इस बार रेंग के हाथों उसे चोट लगती है और वो कहता है, यह बताने का यही तरीका था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी तरह बदल गया हूँ और बस चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। रंग उस पर चिल्लाता है, जब जाना ही था तो वापस क्यों नहीं आए। वो भी धीरे धीरे भावुक होने लगता था। लेकिन अचानक वो नकाबपोश इंसान पीछे से आकर उस पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है। यान उसे सहारा देता है और कहता है कि रंग को एक खास जगह ले जाएं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक भविष्यवक्ता के यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, जहाँ एक आदमी अपनी छोटी बेटी को कुर्बान करके जवान हो जाता है और उसमें अलौकिक शक्ति आ जाती है। यहाँ खुलासा होता है कि जवान होने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी और खास चीज उस भविष्यवक्ता को देनी होगी और वो अपनी शक्तियों से तुम्हें जवान कर देगा। यान अपने भाई रंग को बचाने के लिए उसके पास पहुंचता है, लेकिन वो कहता है, इसके लिए तुम्हें अपनी कोई प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। लेकिन यान गुस्से में कहता है, मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है, और यह कहते हुए वो उस पर हमला करता है। लेकिन वो एक ढाल से सुरक्षित था और उसे कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रंग को भी होश आ गया था, लेकिन यह उसकी आत्मा थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। दूसरी तरफ वो भविष्यवक्ता यान को कुछ गोलियां देता है, जिनके हिसाब से जो भी गोली वो चुनेगा, जो उसमें लिखा होगा, वो यान को करना होगा और इसके लिए उसे एक खास तलवार लानी थी। जैसे ही यान उस जगह पहुंचता है तो देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि जो तलवार उसे लानी थी वो कोई और नहीं बल्कि 1938 की यान की तलवार थी। फिर हम देखते हैं कि वो भविष्यवक्ता एक छोटी बच्ची की जवानी निगल लेता है और वो बूढ़ी हो जाती है। रंग ये सब देख रहा था जिसे भविष्यवक्ता ने भी भांप लिया था, लेकिन वो उसे देख नहीं सकता था। यान को देखकर 1938 का यान बहुत गुस्से में आ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें यान हारने वाला होता है। तो वो एक चाल चलता है और अपने फोन पर ओम की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी ओम मरी नहीं,
बल्कि जिंदा है, और उसे अपने जाल में फंसाकर बेहोश कर देता है और वहां से भाग जाता है क्योंकि वापस जाने के लिए उसके पास सिर्फ 4 घंटे बचे थे। जैसे ही वो रेस्तरां में वापस पहुंचता है, रंग भविष्यवक्ता के बारे में पूरी सच्चाई बताने के लिए एक छोटी बच्ची की मदद लेता है क्योंकि वो एक तांत्रिक की बेटी थी और रंग को देख सकती थी। इस बीच यान भविष्यवक्ता के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे डिब्बे की सभी गोलियों पर नोटोरी की तलवार लिखी थी और मैं इसे लाया हूं क्योंकि सिर्फ इसी से मैं तुम्हें मार सकता हूं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है जहां अचानक रंग की आत्मा उस छोटी बच्ची की मदद से यान को सच्चाई बताने लगती है कि वो भविष्यवक्ता एक लंबी गर्दन वाला कछुआ है। इसके फौरन बाद दोनों एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे ही भविष्यवक्ता कछुए का रूप लेता है, मौका पाकर यान उसे तलवार से मार देता है। उसके मरते ही लोगों की जवानी धीरे धीरे उन्हें वापस मिलने लगती है और रंग भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। इस बीच तालिपा देखती है कि यान के वापस जाने का वक्त पूरी तरह खत्म हो गया था और वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया था, यानी यान अब इस समय में फंस गया था। वो अपनी अंगूठी देखते हुए जिया को बहुत याद कर रहा था, सोच रहा था कि वो उसका इंतजार कर रही होगी। इस बीच रेस्तरां की मालकिन होंगजू को दिखाया जाता है जो एक ट्रेन में दुल्हन की पोशाक पहनकर यान का इंतजार कर रही है। इस बीच यान रंग के साथ नहीं है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि यान मदद मांगने के लिए 1938 की तालिपा के पास गया था। वो उसे पूरी सच्चाई बताता है कि भविष्य की तालिपा ने उसे एक मिशन के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन उससे पहले ही वक्त खत्म हो गया और वो 1938 में ही रह गया। वो यान से एक करार पर दस्तखत कराती है और कहती है, आज वो ट्रेन चलने वाली है जिसमें एक किंवदंती वाली बांसुरी है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम वो मुझे लाकर दो तो मैं तुम्हें उस समय रेखा में वापस भेज दूंगी। यही वजह थी कि यान रेंग के साथ उस ट्रेन में जा रहा था। ट्रेन में शिंजू भी था और वो कोरियंस भी जिन्हें जापानी सेना ने बांध कर रखा हुआ था। उनके प्लान के मुताबिक जैसे ही वो ट्रेन की सुरंग में घुसे, वो आग लगा देंगे और सेना को मारकर वहां से निकल जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि वो किंवदंती वाली बांसुरी होंगजू के पास है। वो रहस्यमय इंसान भी वहां आ जाता है तो उसके और होंगजू के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर होंगजू उसे ट्रेन से बाहर फेंक देती है। अगले दृश्य में यान होंगजू के डिब्बे में पहुंचता है जहां होंगजू को देखकर वो हैरान रह जाता है। होंगजू यान से एक सौदा करती है, मैं तुम्हें वो किंवदंती वाली बांसुरी दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यान उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे सिर्फ गिया चाहिए। यह सुनकर होंगजू यान को थप्पड़ मार देती है और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। होंगजू यान से कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो उसे इधर उधर पटकती रहती है। लड़ते लड़ते दोनों ट्रेन की छत पर पहुंच जाते हैं। आखिर में यान अपनी तलवार निकालकर होंगजू को मारने ही वाला होता है कि अचानक वो फिसल जाती है और गिरने लगती है तो यान उसे थाम लेता है, जिससे होंगजू खुश हो जाती है। फिर वो फिर से लड़ने लगते हैं। होंगजू उस पर कूद पड़ती है तो दोनों ट्रेन के अंदर गिर जाते हैं। फिर यान होंगजू को ट्रेन से बाहर फेंक देता है, लेकिन होंगजू अपनी शक्ति से ट्रेन रोक देती है तो शिंजू और बाकी कोरियंस वहां से निकल जाते हैं। रंग भी यान के साथ वहां से भागने लगता है, लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, इसलिए यान और शिंजू एक दूसरे को नहीं देख पाते। फिर यान जाकर वो किंवदंती वाली बांसुरी तालिपा को देता है और कहता है, मैं अपनी समय रेखा में वापस जाना चाहता हूँ। तो तालिपा कहती है, इसके लिए तुम्हें चंद्र ग्रहण का इंतजार करना होगा, उस दिन वो दरवाजा खुलेगा। यहाँ वक्त जल्दी गुजरता है, इसलिए आज से 2 दिन बाद होगा। यह सुनकर यान थोड़ा खुश होता है, लेकिन असली समस्या वो नकाब पोश इंसान था जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। यान तालिपा से वादा करता है कि वो उस नकाब पोश को ढूंढेगा। यहाँ हम देखते हैं कि उत्तरी जंगल के पहाड़ी देवता का नाम चाओन मुयोंग है। वो अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है जिसे किसी ने मार दिया था। अगले दृश्य में रेंग और यान एक रेस्तरां में आते हैं जहां होंगजू को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। यान वहां से भागने लगता है, लेकिन होंगजू उसे पकड़ लेती है और उस दिन के लिए माफी मांगते हुए उसका हाथ चूमने लगती है, जिस पर यान उठकर वहां से चला जाता है। अगले दिन यान होंगजू की तारीफ करके उससे कोई काम करवाना चाहता था, जिसे होंगजू समझ जाती है और पूछती है, क्या चाहते हो? तो यान उसे उस नकाबपोश इंसान को ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है। तो होंगजू उससे एक सौदा करके उसे अपनी जगह एक कार्यक्रम में भेजती है जहां यान की मुलाकात यूरी से होती है। वो उससे पूछता है, क्या तुम शिंजू के साथ आई हो? तो वो कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है, एक लड़की सब पर हमला करने लगती है। यान यह देखकर चौंक जाता है। वो यूरी को भी मारने आती है, लेकिन यान उसे बचा लेता है। सबको मारने के बाद जब वो बाहर आती है तो चोन मुयोंग भी बाहर खड़ा होता है। वो उस लड़की को एक ताबूत में बंद करके अपने साथ ले जाता है। फिर यान को यूरी से पता चलता है कि शहर की सभी खूबसूरत लड़कियां इंसानी शरीर खाने वाले राक्षसों में बदल रही हैं। अगले दृश्य में यान रंग के साथ एक सैलून में आता है क्योंकि सभी लड़कियां वहीं से तैयार होकर उस कार्यक्रम में गई थीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यूरी चायोन मुयोंग से बात कर रही है। यूरी को अंदर से कुछ आवाजें आती हैं तो चायोन मुयोंग कहता है, कुछ मेहमान घर में आए हैं। हम देखते हैं कि उस घर के अंदर वही ताबूत है जिसमें वो राक्षस लड़की है। अब कुछ लड़कियां रेंग को अकेला देखकर उस पर हमला करती हैं। तभी यान वहां आ जाता है और उन सभी लड़कियों को एक कमरे में बंद कर देता है। तभी एक औरत वहां आती है जो अपनी शक्ति से यान पर चाकुओं से हमला करती है, लेकिन यान खुद को बचा लेता है। वो उस औरत को एक आईना दिखाता है तो वो एक तरफ से जलने लगती है। फिर खुलासा होता है कि इस सब के पीछे वही नकाबपोश इंसान था, उसी ने उस औरत को काम पर रखा था। यह बताने के बाद वो औरत पूरी तरह जल जाती है। फिर जब रेंग और यान वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें शिंजू मिल जाता है। शिंजू उसे देखकर भावुक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चायोन मुयोंग जंगल में उस राक्षस लड़की के साथ घूम रहा है। तभी होंगजू भी वहां पहुंच जाती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम ही वो नकाबपोश हो। तो चायोन मुयोंग उसकी तरफ देखते हुए कहता
कहता है मेरे और यान के बीच मत आओ, और फिर दोनों गले लग जाते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक जापानी अधिकारी होंगजू की एक कलाकार लड़की से दुर्व्यवहार कर रहा है। तो होंगजू वहां आती है और उस अधिकारी से शर्त लगाती है कि अगर वो उससे शराब पीने की प्रतियोगिता जीत जाए तो वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है। अधिकारी भी उसकी शर्त मान लेता है। दूसरी तरफ शिंजू यान को बताता है तुम्हें रंग को 1 महीने बाद अपने जाने के बारे में बता देना चाहिए। यान कहता है मैं उसे अभी बताकर दुखी नहीं करना चाहता, उसे वक्त के साथ पता चल जाएगा। लेकिन रेंग बाहर खड़ा उनकी बातें सुन लेता है। अब हम देखते हैं कि होंगजू जापानी सेना से वो शर्त जीत लेती है तो वो जापानी अधिकारी जाते जाते एक कलाकार को थप्पड़ मार देता है, जिस पर होंगजू गुस्से में उस लड़के को सजा के रूप में मार देती है। बहुत दुखी रंग एक बार में जाता है जहां हरी नाम की एक लड़की को एक आदमी से परेशान किया जा रहा है। तो रंग जाकर उसे बचाता है। फिर पता चलता है कि वो एक जलपरी है। वो रंग को अपना पत्थर देते हुए कहती है जब भी तुम मुसीबत में होगे मुझे पता चल जाएगा। अगले दृश्य में चोन मुयोंग एक जगह जाता है जहां पहरेदार उसे रोकता है। तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लगते, इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। मैंने इतने सालों से इस जगह की रक्षा की है। लेकिन चियान मोंग और उसके आदमी वहां के लोगों को मारने लगते हैं। फिर वो एक मंत्र पढ़ता है जिससे सब वहां जल जाते हैं। फिर वो उस राक्षस लड़की के साथ बाहर निकलता है। अगले दृश्य में चायोन मुयोंग होंगजू से मिलने आता है। वो उसके लिए फूल भी लाया है क्योंकि उसे होंगजू पसंद है। तभी यान भी वहां आ जाता है, लेकिन अचानक उसकी नजर चली जाती है। इसका फायदा उठाकर चायोन मुयोंग उसे तलवार से मारने ही वाला था कि होंगजू आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद चायोन मुयोंग उस राक्षस लड़की के साथ है। जैसे ही वो अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो वो अपना चेहरा फेर लेता है। होंगजू भी उसे देखकर डर जाती है कि यह तो शापित राक्षसी है। उसे यह भी समझ आ जाता है कि यान के अंधेपन के पीछे चायो मुयोंग का हाथ है। दूसरी तरफ शिंजू और रेंग यन के अंधेपन का इलाज करने के लिए अनुष्ठान करने जाते हैं। तो मौका पाकर होंगजू यन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन यान खुद को बचाते हुए कहता है मुझे सिर्फ गिया चाहिए, इसलिए मुझसे दूर रहो। तो होंगजू गुस्से में अपने आदमियों से उसे पिटवाने लगती है। दूसरी तरफ रेंग और शिंजू अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही 12 बजते हैं रेंग शिंजू का बताया तरीका अपनाने लगता है, लेकिन अचानक उसकी नाक से खून आने लगता है। फिर होंगजू यान को चियान मुयोंग के हवाले करके तालिपा के पास जाती है। तालिपा उसे बहुत से निर्दोष लोगों को मारने की सजा देती है। अब यान शहर में घूम रहा होता है कि उसे एक तीर से एक संदेश मिलता है। तभी वो राक्षस लड़की भी वहां आती है जो उसे उस संदेश की जगह ले जाती है जहां चायोन मुयोंग ने शिंजू और रेंग को बांधकर पानी में फेंक दिया था। फिर चायोन मुयोंग यान पर भी हमला करने लगता है। तो यान कहता है तुम कौन हो, मेरे भाई और शिंजू को छोड़ दो। इसके बाद यान अपनी अलौकिक शक्ति से वहां बिजली गिराता है जिससे चियोन मुयोंग बेहोश हो जाता है। इस बीच रेंग का जलपरी पत्थर चमकने लगता है जिससे जलपरी को भी समझ आ जाता है कि रेंग किसी मुसीबत में है। फिर उस राक्षस लड़की की आवाज से यान को समझ आता है कि यह वही लड़की है जिसकी दयालुता और बहादुरी देखकर उसने उसकी इच्छा पूरी करने का वादा किया था। एक दिन वो और उसकी बहन कहीं जा रही थी कि एक राक्षसी की नजर उसकी बहन पर पड़ गई। तो वो उसे अपने साथ ले जाने लगी। तो वो राक्षस लड़की अपनी बहन की पोशाक पहनकर उसकी जगह चली गई ताकि उसकी बहन बच जाए। फिर उसने ताबूत के अंदर से यान को बहुत आवाजें लगाईं, लेकिन यान उसकी मदद करने नहीं आया। इसीलिए वो उससे नाराज है और इसीलिए यह सब कर रही है। अब यान उससे माफी मांगता है। उस वक्त मैं पहाड़ी देवता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। जैसे ही वो उसे माफ कर देती है वो राक्षस लड़की ठीक हो जाती है और यान का अभिशाप भी खत्म हो जाता है। फिर वो उस डिब्बे को तोड़कर उसे वहां से आजाद कर देता है। वो यान को शिंजू और रेंग के बारे में बताती है और गायब हो जाती है। वो फिर उस कुएं की तरफ जाता है जहां वो शिंजू को बचा लेता है, लेकिन रेंग डूब चुका था। लेकिन तभी वो जलपरी लड़की हरी आती है और रेंग को बचा लेती है। दोनों बाहर निकलते हैं और यान उन्हें देखकर खुश हो जाता है कि अब उसके जाने के बाद कोई उसके भाई का ख्याल रखेगा। रेंग और हरी के हाथों में जोड़े की अंगूठियां भी चमकने लगती हैं क्योंकि वो अब सच्चे प्रेमी बन गए थे। घर आने के बाद भी हरी रंग ख्याल रखती रहती है। दूसरी तरफ चायो मुयोंग ने यूरी के पिता का सारा सोना चुरा लिया था जो शहर का मुखिया था और लोगों में बांट दिया था। लेकिन उसे एक डिब्बा अपने पास रखना था जिसमें वो सुनहरा शासक ढूंढ रहा था। लेकिन जब वो डिब्बा खोलता है तो वो शासक उसमें नहीं होता। जैसे ही यान को यह पता चलता है वो शिंजू को यूरी के घर डिब्बा लाने के लिए भेजता है। यूरी जैसे ही उसे देखती है तो उसके सिर पर पिस्तौल तान देती है। वो पहले सोचता है कि यह उसकी पत्नी यूरी है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलती है तो शिंजू को समझ आता है कि यह उसकी पत्नी नहीं है। वो फिर वो डिब्बा लेकर वहां से भाग जाता है। यान वो सुनहरा शासक देखकर कहता है इससे किसी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। इसीलिए चाओन मुयोंग इसके पीछे है क्योंकि उसे अपने भाई को वापस जिंदा करना है। फिर आगे हम देखते हैं कि तालिपा चाओन मुयोंग से मिलने जाती है। यहाँ पता चलता है कि चाओन मुयोंग ने कुछ पाप किए थे, इसलिए तालिपा ने उसे पत्थर में बदल दिया था, लेकिन किसी तरह वो दोबारा इंसान बन गया। चायोन मुयोंग तालिपा से कहता है मैं सुनहरे शासक से अपने भाई को वापस जिंदा करना चाहता हूँ, साथ ही यान और यू से बदला भी लेना है। तालिपा उसे शुभकामनाएं देकर वहां से चली जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि रंग हरी के साथ अच्छा वक्त बिता रहा है। वो उसे घुड़सवारी सिखाता है। अगले दृश्य में शिंजू को रेस्तरां के बाहर एक छोटा बच्चा मिलता है जिसे किसी ने वहां छोड़ दिया था। शिंजू कहता है मैं इसके माँ बाप को ढूंढकर इसे वापस कर दूंगा। रंग उस बच्चे को देखकर गुस्से
में कहता है इसे यहीं छोड़ दो, लेकिन यान और शिंजू इसके लिए मना कर देते हैं। फिर जब शिंजू बच्चे के लिए खाना लेने जाता है तो रेंग उस बच्चे को एक घर के बाहर छोड़ आता है, लेकिन जब वो घर आता है तो वो बच्चा फिर रेस्तरां के बाहर मिलता है। वो बार बार उसे छोड़ आता है, लेकिन वो फिर भी उनके घर आ जाता है। फिर यान उसे अपने पास रखने का फैसला करता है। वो बच्चा आम नहीं था, उसमें अलौकिक शक्तियां थीं, क्योंकि उसके माथे पर मृत्यु को नियंत्रित करने का निशान था। अगले दृश्य में चायोन मुयोंग अपने भाई की कब्र पर बैठकर उससे कहता है, मैं यान को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें वापस जिंदा करूंगा। उसने वो राक्षस लड़की भी वहां रखी थी। अगले दृश्य में यूरी के पिता को एक भविष्यवक्ता बताता है, अगर तुम यान और रेंग के साथ वाले उस बच्चे को मेरे पास लाओ तो मैं तुम्हें सोने की खदान का नक्शा दूंगा। तो यूरी के पिता शहर में उस बच्चे के पोस्टर लगवा देते हैं और यह भी लिखा था कि जो उसे ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अब यान उस बच्चे को बाहर ले गया था तो लोगों ने उसे पहचान लिया और उसके पीछे दौड़ने लगे। तो यान भी वहां से जल्दी भागने लगा। लोग उसके पीछे हैं, इसलिए वो बच्चे को एक टोकरी में रखता है और खुद उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो टोकरी एक कूड़े वाले ले जाता है, ये सोचकर कि यह कूड़ा है। जब यान घर आता है तो वो बच्चा फिर उसके घर के बाहर होता है तो वो खुश हो जाता है। अगले दृश्य में होंगजू 1938 के यान के पास जाती है जो शराब पीकर सो गया है। उसे देखकर होंगजू एक शैतानी मुस्कान देती है, यानी वो कोई चाल सोच रही है। अगले दृश्य में यूरी के पिता के आदमी उस बच्चे को लेने के लिए रेंग के रेस्तरां में पहुंचते हैं। वो वहां के कुछ कलाकारों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं बच्चे को दो वरना इन्हें मार देंगे। फिर हम देखते हैं कि रंग और यान सबको मार रहे हैं। फिर अपनी शक्ति से सबकी यादें मिटा देते हैं। फिर यान रंग के साथ बैठकर सोच रहा है कि वो लोग उस बच्चे के पीछे क्यों हैं। फिर रंग उस बच्चे के साथ खेल रहा है। तभी यान देखता है कि इस बच्चे में भी शक्तियां हैं। अब यूरी के पिता अपने आदमियों से उस बच्चे के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं। तभी वहां एक आदमी उन्हें बच्चे का पता बता देता है। फिर हम देखते हैं कि होंगजू अपनी एक सहायक के साथ है। दरअसल होंगजू ने एक बिल्ली को बचाया था जो एक इंसान था। फिर वो होंगजू का सहायक बन गया और उसने होंगजू से कहा था, मैं तुम्हारी अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि चायोन मुयोंग ने शहर के लोगों को सोना दिया था, तो यूरी के पिता ने वो सोना लेने के लिए शहर के लोगों को मार दिया था। अगले दृश्य में एक अधिकारी होंगजू के पास आकर कहता है, उस बच्चे को लाओ वरना तुम्हारे उस कलाकार को मार दूंगा जिसे मैंने कैद में रखा है। तो होंगजू जाकर यान से वो बच्चा ले आती है। वो अधिकारी इस बच्चे को लेकर उस भविष्यवक्ता के पास पहुंचता है जो फिर उसे सोने की खदान का ठिकाना बता देता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बच्चे को ले जाने से पहले होंगजू ने यान को सूचित किया था, तो उन दोनों ने यह प्लान बनाया था कि वो उस कलाकार और बच्चे दोनों को बचाएंगे। फिर अगले दिन शिंजू और होंगजू जाते हैं और पुलिस उस कलाकार को बचाने उठती है। जैसे ही वो उसे वहां से ले जाने लगते हैं, दो आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और उस कलाकार को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी यान वहां आकर उसे बचा लेता है जहां वो अधिकारी उस बच्चे को मारने ही वाला था। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो बच्चा हवा में उड़ने लगती है। दरअसल ये रेंग था जो बच्चे के भेस में था। फिर होंगजू और रेंग उन अधिकारियों को अच्छा सबक सिखाते हैं। फिर यान जाकर उस बच्चे को लेता है और एक अधिकारी से मिलता है जिसकी बातों से साफ होता है कि वो भी कोई आम इंसान नहीं है। तो उसके और यान के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वो अधिकारी वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यान वो बच्चा लेकर आता है। फिर एक आदमी उस बच्चे को लेने आता है। वो कहता है, मैं इस बच्चे का रक्षक हूँ। फिर जाते जाते उस बच्चे के माथे पर जो निशान था वो यान के हाथ पर लगा देता है। अगले दृश्य में चायोन मुयोंग को दिल में दर्द होने लगता है। जैसे ही वो कमीज उतारता है, उसका आधा शरीर इंसानी और आधा पत्थर का बन गया था। फिर वो आत्माओं के राजा से मिलता है और कहता है, इस काम के लिए मैं अपनी आत्मा भी दे सकता हूँ। तो आत्माओं का राजा उसे एक छोटी थैली देता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि रेंग हरी के साथ उस बार में आता है जहाँ वो पहले गाती थी। यान और शिंजू भी पीछे पीछे वहाँ आ जाते हैं। वहाँ एक लड़की रंग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसका हाथ थाम लेती है। तो हरी ये देखकर इतनी जोर से गाने लगती है कि वहाँ की सभी कांच की चीजें टूट जाती हैं। रंग, यान और शिंजू उसकी शक्ति देखकर प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाहर भी रंग और हरी बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। दोनों बहुत खुश हैं। फिर हमें यान दिखाया जाता है। जब वो रेस्तरां में आता है तो वहाँ चायोन मुयोंग को देखता है। वो उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि चायोन मुयोंग उसका बचपन का दोस्त था। तो वो बहुत भावुक हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर यान उससे पूछता है, क्या तुम ही वो नकाबपोश इंसान हो? फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। होंगजू दोनों को लड़ते देखकर उनके पास आती है। वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते। तो होंगजू अपनी तलवार निकालकर दोनों को घायल कर देती है, जिसमें यान बुरी तरह जख्मी हो जाता है। होंगजू ने यह सब उन दोनों को रोकने के लिए किया था। फिर हम देखते हैं कि यूरी शिंजू को एक जगह लेकर आती है जहां तालावीपा का पति भी है। वो सब मिलकर अपने देश को जापानियों और गद्दारों से बचाने की योजना बना रहे हैं। हाँ, दरअसल शिंजू ने यूरी से एक करार किया था कि वो इसमें उसकी मदद करेगी। अब वहाँ चोन मुयोंग ने यान को अपने खून से बचाया था। वो होंगजू को बताता है, मैं ही यान को यहाँ लाया हूँ क्योंकि मैं अपना परिवार और उत्तरी जंगल वापस चाहता हूँ और उसके पास कुछ ऐसा है जो इस समय के यान के पास नहीं है। फिर हमें होंगजू के पास एक सफेद कंघी दिखाई जाती है जो इन तीनों के बचपन की यादों से जुड़ी थी। फिर अगले दिन चायोन मुयोंग आत्माओं के राजा की दी हुई उस थैली को रेस्तरां के ऊपर रखकर देख रहा है। फिर हम देखते हैं कि रेस्तरां में कुछ नए लोग आते हैं। उनमें से एक बुरी आत्मा भी है। इसके बाद यान चायोन मुयोंग को
दोनों चीजें यानी सुनहरा शासक और संरक्षक पत्थर दिखाता है और पूछता है इनमें से तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर चायोन मुयोंग ऐसे जाहिर करता है जैसे उसे इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं और वो कुछ नहीं चाहता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस बुरी आत्मा की वजह से रेस्तरां में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं जो लोगों को डराने के लिए वो कर रहा था। अगले दृश्य में होंगजू, यान और चाओन मुयोंग के साथ एक फिल्म देखने जाती है जहां वो सब बहुत मजे करते हैं। फिल्म देखते हुए यान चाओन मुयोंग के कंधे पर अपना सिर रख लेता है और दूसरी तरफ से होंगजू भी चाओन मुयोंग के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। तो चाओन मुयोंग को ये सब बहुत अच्छा लगता है। फिल्म के बाद जब ये तीनों घर वापस आ रहे होते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। तो चियान मुयोंग होंगजू के ऊपर अपना कोट डाल देता है तो यान भी उस कोट के नीचे दोनों के बीच आ जाता है। फिर ये तीनों ऐसे ही घर वापस चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूरी कुछ लड़कियों को गणित पढ़ा रही है। तभी वहां बत्ती चली जाती है। तो वक्त गुजारने के लिए ये लोग भूत का खेल खेलने लगते हैं जिसमें भूतों को बुलाया जाता है। लेकिन जब अंधेरा होता है तो सब डरने लगते हैं क्योंकि 4 लोगों की जगह 5वां भी आ गया था जो एक बुरी आत्मा थी। तुम एक खलनायक हो लेकिन यह तो बस एक विज्ञापन की शूटिंग है। यान और चायोन मुयोंग वहां अपनी शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी शक्ति वहां बिल्कुल काम नहीं करती। तो यान कहता है यह जुमाडोंग की दुनिया है जहां जो वो चाहे वो होता है। दूसरी तरफ शिंजू जाकर तालिपा को सब कुछ बता देता है। तो तालावीपा कहती है कि वो जगह जीवन और मृत्यु के बीच है जो बहुत खतरनाक है। फिर तालावीपा जुमाडोंग के बारे में बताती है कि वो बहुत चतुराई से हर इंसान की नकल कर सकता है। उसे टाइगर के नाम से जाना जाता है। वो इंसानों और जानवरों की नकल करने में बहुत माहिर है। फिर उन्हें परियर के पता चलता है कि रेंग के हाथ में एक धागा बंधा है जिससे वो और यान अपनी दुनिया में आ सकते हैं। लेकिन यह सुनकर तालिपा डर जाती है। वो कहती है उस धागे से आत्माएं भी इस दुनिया में आ सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि रेंग अभी भी वो धागा पकड़े हुए था। वो राक्षस आत्मा शिंजू का भेष धरकर उसे बेवकूफ बनाती है और उस धागे पर उसका खून लगवा लेती है ताकि वो इस दुनिया में आ सके। फिर वो आत्मा रंग से कहती है दरवाजा खोलो। वो उसे पकड़ने लगती है लेकिन रंग धागा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ चोन मुयोन को एक बच्चे पर शक होता है कि यह वही तथाकथित राक्षस आत्मा है। फिर एक पल में वो होंगजू का रूप ले लेती है। फिर वो अपनी गर्दन काटती है और कहती है मुझे पता है कि इस दुनिया में तुम्हारा उसके सिवा कोई नहीं, लेकिन दुखद बात यह है कि तुम उसे बचा नहीं पाओगे। फिर यान उसे तलवार से मारते हुए कहता है चायो मुयोंग को होंगजू के जरिए परेशान करना बंद करो। तो वो राक्षस आत्मा कहती है मैं तुम जैसा बनना चाहती हूँ यानी पहाड़ी देवता। लेकिन यान कहता है यह नहीं हो सकता। तो वो 1 घंटे का वक्त देते हुए कहती है फिर अगर इस लड़की को ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। फिर वो रिमोट का बटन दबाती है तो वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां बहुत से लोग आकर उन्हें मारने लगते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि यह तो बस एक शो था। फिर वो एक और शो में पहुंचते हैं जिसका नाम बेस्ट फ्रेंड था। एंकर यान से पूछता है तुमने चायोन मुयोंग के भाई को क्यों मारा? तो यान कहता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक में चायोन मुयोंग का भाई यान को मारने वाला था। तो चायोन मुयोंग ने उसे रोका और खुद अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए यान ने अपने खीन दोस्त को बचाने के लिए उसके भाई को मार दिया। यान कहता है हमने वादा किया था कि हम हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे। यह सब सुनकर चायोन मुयोंग गुस्से में उससे लड़ने लगता है लेकिन यान उसे समझाता है यह राक्षस आत्मा ठीक यही चाहती है कि हम आपस में लड़ें और ये खेल हार जाएं। वो कैमरे में देखते हुए कहता है तुम हमें हरा नहीं सकती। फिर वो राक्षस आत्मा चैनल बदल देती है। फिर हम देखते हैं कि रैंग जख्मी था। फिर उसे हारी की आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है शायद राक्षस आत्मा उसके साथ ऐसा खेल खेल रही है, लेकिन हम देखते हैं कि यह सच में हारी थी जो उसे इस हाल में देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो अपनी शक्ति से इतनी जोर से चीखती है कि वहाँ की सभी बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। रंग उस पर गुस्सा होता है यह जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिस पर हरी कहती है मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया था तो तुम्हें बचाने यहाँ ना आती तो और क्या करती। इस बीच दूसरी तरफ जुमाडोंग की आत्मा होंगजू से शादी की तैयारियां कर रही थी। होंगजू उसके नियंत्रण में थी। तभी यान और चाओन मुयोंग वहाँ पहुंच जाते हैं। फिर होंगजू उनसे लड़ने लगती है। फिर वो सफेद कंघी जो उनकी दोस्ती का प्रतीक थी उसके हाथ में आ जाती है जिससे उसे सब याद आ जाता है। फिर वो जुमाडोंग को खुद तलवार से मारते हुए कहती है तुमने यह भी सोच लिया कि हमारी दोस्ती इस तरह खत्म कर दोगे। फिर यान उसे तलवार से मार देता है। फिर ये तीनों वहां से भागकर अपनी असली दुनिया में जाने लगते हैं। जैसे ही यान मुड़कर देखता है चायो मुयोंग उसके साथ नहीं है, इसीलिए वो यूरी और होंगजू को भेज देता है और चायो मुयोंग के पीछे जाता है। वहां चायोन मुयोंग जुमाडोंग को राक्षस आत्मा की छुरी से मारता है तो उसके मुंह से एक पत्थर निकलता है। यान ने भी यह सब देख लिया था जिससे वो समझ जाता है कि इस सब के पीछे चान मुयोंग का हाथ था। चायोन मुयोंग उस पत्थर की शक्ति को अपने अंदर लेते हुए कहता है हाँ मैं ही तुम्हें इस दुनिया में लाया था क्योंकि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है और मैं सब वापस चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो आधा पत्थर बना था उस पत्थर की शक्ति से ठीक हो जाता है और पूरी तरह इंसान बन जाता है। फिर यान की तरफ तलवार तानते हुए कहता है तुम अब अपनी दुनिया में नहीं जा पाओगे। तभी रंग वहां आ जाता है और कहता है मुझे पहले से तुम पर शक था। फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंग यान को लेकर जा रहा है। यान बहुत खुश था कि रेंग ने उसकी जान बचाई। फिर चाओ मुयोंग होंगजू के पास जाता है
और कहता है यह सब मेरी योजना थी, अब मैं अपने भाई को वापस लाऊंगा। तो होंगजू उससे कहती है तुम्हें अब अपना बदला छोड़ देना चाहिए, लेकिन चाओ मुओंग नहीं मानता। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मुख्य अधिकारी ने बहुत से राक्षसों को पकड़ा है, वो उन्हें युद्ध में इस्तेमाल करने वाला था। अगले दृश्य में रेंग सुबह सुबह यान को रेस्तरां में किसी कार्यक्रम के बारे में बताता है, तो यान होंगजू के पास आता है और वो उसे खाना पकाने का काम देती है। तो रेंग कहता है मैं एक पहाड़ी देवता हूँ, मैं खाना पकाने का काम नहीं कर सकता। इस पर होंगजू कहती है कितने दिनों से यहाँ मुफ्त में रह रहे हो, किराया दो और चले जाओ। अब यान के पास किराए के पैसे नहीं थे, इसलिए वो मजबूरन काम करने लगता है। दूसरी तरफ मुख्य अधिकारी ने राक्षसों को पकड़ने के लिए एक राक्षस शिकारी को बुलाया था, तो वो सब मुख्य अधिकारी से मिलने जाते हैं, जहां पता चलता है कि मुख्य अधिकारी खुद पहले राक्षस शिकारी था। मुख्य अधिकारी उन्हें राक्षसों के साथ यान को भी पकड़ने का आदेश देता है। अगले दृश्य में यान होंगजू को बताता है मेरे पास अब सिर्फ एक जगह बची है, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि गिया मेरा इंतजार कर रही है। तो होंगजू थोड़ी जल जाती है, लेकिन फिर उसे शुभकामनाएं देते हुए कहती है हमारी दोस्ती कोई तोड़ नहीं सकता। वहाँ कुछ देवता तालावीपा के पास कुछ शिकायतें लेकर आए हैं, तो वो होंगजू और यान को उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए कहती है। अब जब वो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो राक्षस शिकारी उन्हें देख लेते हैं, वो उन्हें पहचान लेते हैं। वो एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी है और वो एक उल्लू। राक्षस शिकारी कहते हैं इन दोनों से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर हैं। अगले दृश्य में रंग दुखी होकर हरि के बार में आता है, तो हरि उसके पास आती है, लेकिन वो उस पर गुस्से में कहता है मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए, पहले मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ा, फिर मेरे भाई ने, और एक दिन तुम भी मुझे छोड़ दोगी। हरि उससे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमने एक दूसरे को चूमा भी है और अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और भविष्य में जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो रेंग को गले लगा लेती है, जिससे रेंग शांत हो जाता है। दूसरी तरफ चौन मुयोंग अमावस की रात को अनुष्ठान करता है और अपने भाई को वापस जिंदा करने की कोशिश करता है। अगले दृश्य में रंग फिर से जुआ खेलने जाता है, लेकिन इस बार यह खेल पैसों के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए था। वो कुछ ऐसे लोगों से मिला था जो जिंदगी बढ़ाते थे, लेकिन इसके लिए यह खेल जीतना जरूरी था, लेकिन वो बार बार हारता रहता है। इसके बाद वो दुखी बैठा है क्योंकि उसने इस खेल में अपनी आधी जिंदगी गंवा दी थी। तभी यान वहां आ जाता है, वो उसे दुखी देखकर वजह पूछता है। फिर जब उसे पता चलता है तो वो उसे डांटते हुए कहता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। फिर यान अपने भाई की जिंदगी वापस लाने के लिए उस आदमी के पास जाता है और खेल खेलने लगता है, लेकिन वो भी हारने लगता है। फिर उसके पास थोड़ा वक्त बचा होता है जिस पर वो दांव लगाता है और खेलता है और आखिर में जीत जाता है, जिससे रंग को उसकी जिंदगियां वापस मिल जाती हैं। दूसरी तरफ यूरी शिंजू को बताती है मेरे जीजाजी को शक हो गया है कि मैं कोरियंस के साथ काम कर रही हूँ। वो ये भी बताती है मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन ने खुद जान दी, मुझे लगता है मेरे जीजाजी ने कुछ किया, इसीलिए वो शिंजू से सच जानने में मदद मांगती है। फिर हम देखते हैं कि मुख्य अधिकारी यूरी के पिता को उसके खिलाफ बहुत बुरी बुरी बातें बताता है और फिर कहता है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि रंग बहुत खुश है क्योंकि यान ने उसकी जिंदगियां वापस दिला दी। वो भविष्य का वीडियो देखते हुए भावुक हो जाता है और कहता है जब तुमने ये वीडियो देखा होगा तो तुम रोए होगे। तो यान कहता है नहीं, मैं क्यों रोता। फिर हरी वहां आती है और रंग को गले लगाती है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि रंग ने एक खेल में अपनी जिंदगियां गंवा दी थी। यह देखकर यान खुश था कि हरी रंग की इतनी परवाह करती है। वो उन दोनों की शादी कराने का फैसला करता है। फिर हम देखते हैं कि चायोन मुयोंग एक आईने में अपने भाई को देखता है। वो उससे कहता है मुझे वापस लाने के लिए तुम्हें सुनहरे शासक और संरक्षक पत्थर की जरूरत है। अगले दृश्य में होंगजू यान से पूछती है तुमने संरक्षक पत्थर और सुनहरा शासक कहाँ छुपाया है। तो यान उसके अपने ही कमरे से निकाल कर दिखाता है मुझे तुम्हारा कमरा सबसे सुरक्षित लगा इसीलिए यहाँ छुपाया। वो उसे बताता है संरक्षक पत्थर मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना मैं वापस नहीं जा सकता। वो कहता है अब मैं एक होटल में शिफ्ट हो रहा हूँ, इसलिए अगर मुख्य अधिकारी और चयान मुयोंग मेरे बारे में पूछें तो बता देना क्योंकि वो दोनों जरूर इन चीजों को लेने आएंगे। फिर वो चयान मुयोंग के पास जाता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यान कहता है हम दोनों ने एक दूसरे की रक्षा करने का वादा किया था और अब हम आपस में लड़ रहे हैं। इस बीच होंगजू मुख्य अधिकारी से मिलती है और उससे एक सौदा करती है, तुम जो चाहते हो उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरे कलाकारों और रेस्तरां से दूर रहोगे। वहाँ चाओन मुयोंग यान से पूछता है भविष्य में तुम्हारा भाई भी मर गया है, तो अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या सुनहरे शासक और संरक्षक पत्थर से अपने भाई को वापस नहीं लाते। जिस पर यान कहता है हाँ, लेकिन उस प्रक्रिया में मैं लोगों की जान खतरे में नहीं डालता। फिर वो वहां से जाते हुए कहता है अपने मकसद में शुभकामनाएं, आज हमारी दोस्ती का आखिरी दिन था। अगले दृश्य में होंगजू की सहायक उससे पूछती है क्या तुम उस अधिकारी के साथ काम करोगी। तो वो कहती है नहीं, मैं संरक्षक पत्थर लेने जा रही हूँ और यान को यहाँ हमेशा के लिए रोकने वाली हूँ। वो अधिकारी तो बस मेरी योजना में एक मोहरा है। दूसरी तरफ यूरी के पिता उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वो कोरियंस के साथ है और फिर उसे मुख्य अधिकारी से शादी करने को कहते हैं, जिसे यूरी मना कर देती है। अगले दृश्य में मुख्य अधिकारी राक्षस शिकारी को बताता है तुम्हें यान से संरक्षक पत्थर और सुनहरा शासक लाना है। फिर हम देखते हैं कि यान तालावा से मिलने गया है। वो उन्हें राक्षस शिकारी के लोगों को मारने के बारे में बताता है। तो तालावापा कहती है हम इंसानों की जिंदगी में दखल नहीं देते, इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती। यान कहता है मैं इस समय का नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उन राक्षस शिकारियों को मारूंगा। उसके जाने के बाद तालिपा खुश होकर सोचती है इसीलिए भविष्य की तालिपा ने तुम्हें यहाँ भेजा था। अगले दृश्य में रंग भी यान के साथ होटल में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि जब तक यान यहाँ है वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। फिर पता चलता है कि मुख्य अधिकारी पहले से यूरी पर नजर रख रहा था, जिसे बचाने के लिए यूरी की बहन ने उससे शादी की थी। फिर उसे मुख्य अधिकारी का एक राज पता चल
गया था जिसकी वजह से उसने उसे मरवा दिया था। यह सब जानने के बाद यूरी मुख्य अधिकारी पर पिस्तौल तान देती है, तो वो उसे एक तरफ हटाते हुए कहता है, तुम जो भी करो तुम मुझसे शादी ही करोगी। अगले दिन होंगजू भी अपना रेस्तरां बंद करके अपने कलाकारों के साथ उसी होटल में आ जाती है जहाँ रंग की टक्कर एक लड़के से होती है जिसके पास सम्मोहन की बहुत सी किताबें हैं। वो कहता है, सम्मोहन से हम लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं और साथ ही भूतों को भी बुला सकते हैं। रंग प्रभावित होकर कहता है कि वो एक किताब लेना चाहता है, लेकिन यान उस लड़के को वहां से भगा देता है। यह एक धोखा है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि राक्षस शिकारी भी यान से मिलने होटल में पहुंच जाते हैं। वहां यान रंग को जोड़े की अंगूठियां देते हुए कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम हरी से शादी कर लो। फिर चायोन मुयोंग भी होटल में पहुंच जाता है, तो होंगजू उससे कहती है, मैं तुम्हें संरक्षक पत्थर ढूंढने में मदद करूंगी, लेकिन वो कहता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। फिर वो उस राक्षस लड़की को होटल में छोड़ देता है, आज तुम अपनी भूख मिटा सकती हो। फिर यान राक्षस शिकारियों को ढूंढने के लिए एक कमरे में जाता है और एक पेंटिंग के अंदर प्रवेश कर जाता है। होटल की बत्ती भी चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। चायोन मुयोंग ने होटल में जो राक्षस लड़की छोड़ी थी वो लोगों पर हमला करने लगती है, तो रंग हरी को सुरक्षित बाहर ले जाता है, लेकिन उस लड़की के काटने से चारों तरफ राक्षस फैल जाते हैं। होंगजू चायोन मुयोंग पर बहुत गुस्सा होती है कि उसने अपने भाई को वापस लाने के लिए बहुत से निर्दोष लोगों को मरवा दिया। दूसरी तरफ यान उस पेंटिंग के अंदर उन राक्षस शिकारियों को ढूंढ रहा है। चायोन मुयोंग भी वहां पहुंच जाता है। वो उससे कहता है, अगर तुमने मुझे संरक्षक पत्थर नहीं दिया तो होटल में सब खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई रेंग को भी मार दिया जाएगा। फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसे होंगजू दूर से बड़े मजे से देख रही होती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो यान की जेब से संरक्षक पत्थर चुराकर भागने लगती है, लेकिन चाओन मुयोंग उससे छीन लेता है। फिर यान उससे वो पत्थर ले लेता है। तभी वहां गैस फैल जाती है और राक्षस शिकारी भी वहां आ जाते हैं। उनमें से एक आकर कहता है, मेरे जहर से बचना इतना आसान नहीं। तभी चाओन मुयोंग और होंगजू खून की उल्टियां करने लगते हैं। यह देखकर यान घबरा जाता है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो उसे पत्थर देने के लिए तैयार हो जाता है और उससे जहर का तोड़ मांगता है, तो होंगजू और चायोन मुयोंग आकर उस राक्षस शिकारी को मारने लगते हैं। यानी वो दोनों बस नाटक कर रहे थे। फिर दूसरे राक्षस शिकारियों को भी पता चलता है कि उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया है और पत्थर खुद लेने चला गया था, तो वो सब उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। होटल में रंग की हालत बहुत खराब थी क्योंकि चारों तरफ राक्षस इकट्ठे हो गए थे। रंग ने हरी को एक कमरे में छुपा दिया था, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है एक राक्षस आकर हरी को भी काट देता है। तभी रंग आकर उसे मार देता है, लेकिन हरी को देखकर वो डर जाता है। जंगल में उस राक्षस शिकारी के जहर से होंगजू और चाओन मुयोंग की हालत खराब हो रही है क्योंकि उन्हें तोड़ नहीं मिला। तभी वो महिला राक्षस शिकारी वहां आती है जो यान से बहुत प्रभावित है। वो उसे एक बर्फ का पुतला देते हुए कहती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन होंगजू उसे यान के पास नहीं आने देती। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वो शर्त लगाती है कि अमेंगस में जो जीते यान उसका होगा। होंगजू की हालत खराब है, इसलिए यान उस महिला शिकारी को रोकता है। तभी उस महिला शिकारी के दूसरे साथियों की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो उनके पास जाने लगती है। यान उसे रोकता है और उसके साथ सौदा करते हुए उसे सुनहरा शासक देता है। मुझे जहर का तोड़ चाहिए। वहाँ रंग और हरी की भावुक बातचीत हो रही है। दोनों साथ बिताए वक्त को याद कर रहे हैं। वो जोड़े की अंगूठी दिखाते हुए कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो हो। जैसे ही वो अंगूठी पहनाता है, हरी कहती है, मैं इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह पल ऐसे आएगा। फिर हम देखते हैं कि यूरी को एक औरत से पता चलता है। मुख्य अधिकारी कोई आम इंसान नहीं है, वो कुछ और है। यह सुनकर यूरी हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है, ऐसा क्या राज था कि जिसे जानने पर उसने मेरी बहन को मरवा दिया। फिर वो उस औरत के साथ मिलकर कोई योजना बनाती है। वो अपने पिता के पास जाकर कहती है, मैं मुख्य अधिकारी से शादी के लिए तैयार हूँ। वहाँ यान जहर का तोड़ लेकर होंगजू और चियान मुयोंग के पास आता है, जिसे होंगजू खा लेती है, लेकिन चियान मुयोंग कहता है, तुमने इसमें कुछ और मिला दिया होगा। तो यान खुद वो तोड़ खाते हुए कहता है, मैंने उस महिला शिकारी को सुनहरा शासक तक दे दिया इस तोड़ के लिए, और तुम अभी भी मुझ पर शक कर रहे हो। फिर वो उन्हें बताता है, तुम दोनों को उन राक्षस शिकारियों को मारने में मेरी मदद करनी होगी। हरी की हालत बहुत खराब थी, इसलिए रंग होंगजू के सहायक से पूछता है, क्या राक्षस के जहर का कोई इलाज है। तो वो बताता है, मैंने होंगजू को चायोन मुयोंग से बात करते हुए सुना था, इसका इलाज है लोहे की पिस्तौल। तो शिंजू कहता है, मैंने इसे होटल के कमरे में देखा था। तो शिंजू उसे लेने जाता है, लेकिन वहां चारों तरफ राक्षस थे। फिर उन्हें पता चलता है कि ये राक्षस एक खास आवाज की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो एक योजना बनाते हैं कि उन सभी राक्षसों को एक जगह इकट्ठा करेंगे। वहां यान होंगजू और चाओन मुयोंग को छोड़कर खुद उन राक्षस शिकारियों को ढूंढने निकल जाता है। तो होंगजू उसे विदाई का गले लगाते हुए उसकी जेब से पत्थर चुरा लेती है। वहां रंग वो लोहे का क्रिस्टल लेकर हरी के पास जाने ही वाला था कि वो उसी लड़के को देखता है जो सम्मोहन की किताबें बेचता था, जो इतने राक्षसों के बीच जीवित बच गया था। फिर उस आवाज को बजाने के बाद सभी राक्षस एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। वहां जंगल में ढूंढते हुए यान उस राक्षस शिकारी को पाता है। वो अपनी शक्ति से यान की आत्मा का अपने आप दान कर देता है, लेकिन जब वो यान की जेब में देखता है तो पत्थर नहीं मिलता। फिर यान जो उस राक्षस शिकारी के शरीर में था, दूसरे राक्षस शिकारियों को देखकर कहता है, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। फिर उनसे बात करने के बाद यान को पता चलता है कि वो
4 राक्षस शिकारी नहीं बल्कि 5 थे। उनमें से एक होटल में ही था जो उन राक्षस शिकारियों का मुखिया था। वहां उस सम्मोहन करने वाले लड़के पर वो राक्षस हमला करते हैं तो वो उन सबको मार देता है, यानी वो भी राक्षस शिकारी था। अब वहां यान के शरीर में जो राक्षस शिकारी था वो होंगजू और चाओन मुयोंग को अपने साथ ले जाने लगता है। फिर मौका पाकर सभी राक्षस शिकारी होंगजू और चाओन मुयोंग पर हमला कर देते हैं। वहां एक लड़ाई छिड़ जाती है। तभी वो महिला शिकारी अपनी शक्ति से चायोन मुयोंग को जमा देती है। दूसरा राक्षस शिकारी होंगजू से वो संरक्षक पत्थर छीनने की कोशिश करता है। तभी वो महिला शिकारी उसे भी जमा देती है। चियान मुयोंग की हालत में सुधार होता है तो वो अपनी शक्ति से होंगजू को भी ठीक करने लगता है। फिर जैसे ही यान के शरीर में मौजूद राक्षस शिकारी चोन मुयोंग की आत्मा से अदला बदली करने वाला होता है, तभी यान भी उस राक्षस शिकारी के शरीर में वहां आ जाता है और अपना शरीर वापस ले लेता है। फिर यान अपनी शक्ति से आसमान की तरफ देखता है और बिजली गिराने से एक राक्षस शिकारी वहीं मारा जाता है और बाकी 2 वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इससे पहले यान ने उनसे अपना पत्थर ले लिया था। फिर वो तीनों रेस्तरां में पहुंचते हैं जहां रंग लोहे का क्रिस्टल देकर हरी को बचा देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। अगले दृश्य में रिंग यान के पास आता है लेकिन वो उसे देख नहीं सकता, तो यान चाओन मुयोंग और होंगजू के पास दौड़ता है और दोनों यह देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वो तीनों उसी होटल में जाते हैं जहां 5वां राक्षस शिकारी उन्हें सम्मोहित करके यान से वो पत्थर ले लेता है। यान बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। तभी बचे हुए राक्षस शिकारी भी वहां आ जाते हैं। जैसे ही यान एक मंत्र पढ़ता है दोनों यान के नियंत्रण में आ जाते हैं और उस 5वें राक्षस शिकारी को पकड़ लेते हैं। यान उन्हें होटल की छत से कूदने का आदेश देता है तो वो सब ऐसा करने लगते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि यूरी के पिता उसी होटल में उसकी शादी का इंतजाम करते हैं जहां यह सब हुआ था। यूरी भी इसके लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसने वहां बम धमाके की योजना बनाई थी। यहाँ यान 2 दिन बाद अपनी समय रेखा में वापस जाने वाला था, इसलिए वो रंग के साथ अच्छा वक्त बिताता है। दूसरी तरफ चोन मुयोंग जो तालीपा के साथ था होश में आता है और पत्थर की जगह उसके पास सुनहरा शासक है। दूसरी तरफ होंगजू की हालत भी बहुत खराब थी। उसका सहायक उसका ख्याल रख रहा था, जहां पता चलता है कि होंगजू के सहायक को उससे प्यार है। अगले दृश्य में तालावीपा यान को असली पहाड़ी देवता की एक तस्वीर दिखाते हुए बताती है। यह सबसे ताकतवर है, उनकी शक्ति 4 हिस्सों में है। संरक्षक पत्थर और सुनहरा शासक 2 हैं, बाकी 2 हिस्से भी एक दूसरे को खींच रहे हैं। तालिपा कहती है कोई असली पहाड़ी देवता को वापस ला रहा है, अगर ऐसा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर यान समझ जाता है कि इसके पीछे चाओन मुयोंग का हाथ है और उसकी जान को खतरा है, तो वो जल्दी जल्दी उसकी तरफ जाने लगता है। वहां हम देखते हैं कि चायोन मुयोंग सुनहरे शासक से उस पहाड़ी देवता को वापस लाता है, लेकिन वो चायोन मुयोंग पर ही हमला करके वहां से भाग जाता है। जब यान वहां पहुंचता है तो चाओन मुयोंग की हालत खराब है, वो उसके सामने दम तोड़ देता है। अगले दृश्य में रंग हरी के साथ वक्त बिता रहा होता है कि वो महिला राक्षस शिकारी उन पर हमला करती है और हरी को अपने साथ ले जाती है। दूसरे राक्षस शिकारी ने होंगजू के सहायक को पकड़ लिया है जिसे होंगजू ढूंढ रही है। फिर हमें 1938 का यान दिखाया जाता है जिसे भविष्य के यान ने एक चिट्ठी लिखी थी कि शहर खतरे में है, इसलिए वो वहां के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि होंगजू के सहायक और हरी को कैद में रखा गया था। अगले दृश्य में मुख्य अधिकारी यान को बताता है हरी और होंगजू के सहायक के बदले में मुझे संरक्षक पत्थर दो। इस बीच उसका साथी होंगजू और रिंग के पास जाकर कहता है कि सहायक और हरी में से एक को छोड़ा जाएगा, और वो तब जब दोनों यान से लड़कर संरक्षक पत्थर छीन लाएं। रंग और होंगजू बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो उस मुख्य अधिकारी के साथी को थप्पड़ मारकर वापस भेज देती है। होंगजू रिंग को कहती है हम दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि यान यहाँ से जाए और हमें यह समय का पत्थर भी चाहिए, लेकिन रंग उसकी बात नहीं मानता। तभी यान वहां आ जाता है और कहता है मुझे सब पता चल गया। फिर वो सबको अपनी योजना बताता है और मदद मांगता है, तो सभी यान का साथ देते हैं। फिर जैसे ही होंगजू तालिपा के पास जाती है तो पता चलता है कि असली पहाड़ी देवता उन्हें अपने साथ ले गया है। तो वापस आकर होंगजू यान को बताती है तुम्हें कुछ करना होगा और आज रात ही अपनी दुनिया में वापस जाना होगा क्योंकि असली पहाड़ी देवता आ गया है। इस बीच एक राक्षस शिकारी हरी और सहायक को जहर का इंजेक्शन देने वाला था। रिंग होंगजू के साथ वहां पहुंचता है जहां जबरदस्त लड़ाई होती है जिससे वो राक्षस शिकारी बेहोश हो जाता है और रिंग हरी को बचा लेता है। लेकिन होंगजू के सहायक को वो इंजेक्शन दे दिया गया था, तो वो होंगजू को काटने लगता है, लेकिन होंगजू के समझाने पर वो होश में आता है। फिर वो होंगजू से खुद को मारने के लिए कहता है और जब होंगजू नहीं मानती तो वो खुद ही अपनी जान ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि रंग हरी को लेकर भाग रहा था। तभी दूसरा राक्षस शिकारी वहां पहुंचता है और रंग को बहुत मारता है। वो महिला शिकारी भी होश में आकर हरी को मारने लगती है। यह सब देखकर रिंग को यान की बातें याद आती हैं। भले ही तुम आधे राक्षस और आधी लोमड़ी हो, खुद पर भरोसा रखो क्योंकि पिताजी ने कहा था कि एक दिन तुम मुझे भी हरा दोगे। रंग बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वो उन राक्षस शिकारियों को मारकर हरी को बचा लेता है। फिर जब वो जाने वाले होते हैं तभी वो सम्मोहन करने वाला राक्षस शिकारी भी वहां आ जाता है और उन्हें देखकर मुस्कुराता है। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? तभी 1938 का यान आता है और उसे मार देता है। वहां होंगजू अपने सहायक के लिए रो रही थी और वहां भी 1938 का यान आता है और उसे कुछ पानी देता है, इससे वो वापस आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यूरी के पिता उसी होटल में उसकी शादी का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन मंच पर जाकर यूरी शादी से इनकार कर देती है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर असली यूरी है, नीचे दुल्हन की पोशाक में यान है। फिर वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। असली यूरी
सभी जापानी सैनिकों को मार रही है, तो उसके पिता उस पर गोली चलाते हैं। शिंजू ये देखकर यूरी के सामने आ जाता है और वो गोली उसे लग जाती है, लेकिन जापानी सैनिक आकर यूरी के पिता को मार देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने ही वहां के सैनिकों को मारा। अब यान सबका काम पूरा करने के बाद वापस जाने के बारे में सोच रहा है। वो वहां रखे बम पर गोली चलाकर उसे उड़ाने वाला होता है, लेकिन मुख्य अधिकारी कहता है क्या इसे ढूंढ रहे हो। वो बम यान के पास फेंक कर उसे उड़ा देता है, लेकिन यान फिर भी जिंदा है। वो मुख्य अधिकारी भी जिंदा था। यहाँ खुलासा होता है कि वो एक जापानी राक्षस है। वो अपनी असली शक्ल में आकर यान को मारने लगता है। यान भी अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है। फिर उनके बीच लड़ाई होती है। यहाँ यान की 9 पूंछें दिखाई देती हैं। फिर वो अधिकारी यान के हाथों मारा जाता है। फिर शिंजू यान को परलोक के आवर्जन दफ्तर ले जा रहा होता है, लेकिन जापानी सेना उन्हें घेर लेती है। तभी चाओन मुयोंग वहां आ जाता है। उसके मरने के बाद उस बच्चे ने यान के हाथ पर जो निशान लगाया था वो चमकने लगा था, तो वो बच्चा वहां पहुंचता है और चाओन मुयोंग की आत्मा को उसके शरीर में वापस भेज देता है। वो यान को वहां से भागने देता है और वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। फिर आवर्जन दफ्तर पहुंचते हुए यान को याद आता है कि वो उस पुराने समय के रंग से नहीं मिला। तभी दरवाजा खुलता है और रंग वहां आता है। वो यान से कहता है मैंने बिना तुम्हारे उन राक्षस शिकारियों को मार दिया। यह सुनकर यान बहुत खुश होता है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर यान और शिंजू अपनी समय रेखा में पहुंच जाते हैं। फिर हमें 2023 का दौर दिखाया जाता है। यान बारिश में छाता लेकर गिया के पास आता है और कहता है क्या मुझे आने में देर हो गई, जिस पर गिया कहती है नहीं, मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे। और इसी के साथ यह ड्रामा यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।